अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 275। मैं लैला के साथ वॉशिंगटन में था। हम दोनों एयरपोर्ट आए थे ताकि डोमेस्टिक फ़्लाइट से न्यूयॉर्क जाएं। एयरपोर्ट ऐसी जगह है जहां मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ रास्तों पर जाने वाले सिमट आते हैं। मुख्तलिफ मजाज के लोग कभी एक साथ नज़र नहीं आते, मगर एयरपोर्ट पर नज़र आते हैं। यहाँ बीमार भी होते हैं, सेहतमंद भी, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी। तकदीर यहाँ जितने तमाशे दिखाती है उतने किसी और जगह नहीं दिखाती, और तकदीर हमें तमाशा दिखाने और तमाशा बनाने के लिए इस जगह ले आई थी। हम रेस्तोरां में दाखिल हो रहे थे। एक हसीन दोशीज़ा लैला से टकरा गई, फिर माजरत चाहते हुए बोली, सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। लैला ने कहा, कोई बात नहीं। वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। हम उसके पीछे पीछे चलते हुए एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। मैं लड़की के दिमाग में पहुंच गया। मुझे शुबा था कि उसने किसी खास मकसद के तहत टक्कर मारी है। शायद कोई उसके ज़रिए लैला की आवाज़ सुनना चाहता हो। पहले तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। वो एक काम सी लड़की थी। आगे जाकर उस मेज पर बैठ गई थी जहां एक शख्स पहले से बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। वो बोली, सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। यही फिक्रा वो लैला से कह चुकी थी। उस शख्स ने कहा, यह तुम्हारा तकिया कलाम हो गया है। गलती ज़रूर करोगी और ये ज़रूर कहोगी कि सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी नहीं है, गाड़ी में खराबी पैदा हो गई थी, इसलिए मैं मुकर्रर वक्त पर ना आ सकी। 15 मिनट लेट हो गई हूँ। जब गाड़ी में खराबी पैदा हो गई थी और तुम्हारी गलती नहीं थी तो फिर यह कहना क्या ज़रूरी था कि सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ? वाकई मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर मैंने गलती की है। सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बोला, फिर वही फिक्रा, सॉरी। अगर तुम इस फिक्रा से चिढ़ है तो इसे मेरी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। वह तंबी के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोला, देखो, अब एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। यह कॉफ़ी की प्याली तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। मिस्टर जारी, यह तो कोई शराफत ना हुई कि तुम कॉफ़ी की प्याली मेरे सर पर मारोगे। अगर कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और सॉरी कहता है, फिर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, तो क्या तुम मुआफ़ नहीं करोगे? आखिर तुम वो फिक्रा फिर बोल गई। क्या तुम मुआफ़ नहीं कर सकती? क्या दूसरा फिक्रा नहीं बोल सकती? अच्छी बात है, मैं दूसरी बात करूंगी। मेरे लिए दूसरी कॉफ़ी मंगवाओ और अपना सर देखो। जेरी ने बेख्तियार नज़रें ऊपर की, जैसे अपना सर देखना चाहता हो। फिर झुंझलाकर बोला, नॉनसेंस। भला कोई अपनी आंखों से अपना सर देख सकता है? नहीं देख सकता। फिर भी तुमने ये गलती की। वो चुप रहा तो वह हसीन दोशीज़ा दोबारा मुखातिब हुई, अब खामोश क्यों हो? बोलो, गलती हुई? हाँ बाबा, गलती हुई। सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम पक्की शैतान की खाला हो। आखिर वही फिक्रा मुझे अपनी ज़ुबान से अदा करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों हंसने लगे। लैला ने मुझसे कहा, वो दोनों इसराइल जा रही हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम भी बाबरा निक्सन के ख्यालात पढ़ रही थी? तुम क्यों पढ़ रहे थे? क्या वो बहुत हसीन है? फिर वही औरतों वाला हसद और जलापा। किसी दूसरे पहलू से भी सोच लिया करो, मेरी मोहताज तबीयत ने कहा। यह लड़की किसी खास मकसद से टकराई थी। इसका इरादा मालूम करने के लिए इसके ख्यालात पढ़ रहा था। वो मैं पढ़ चुकी हूँ। आपको जेरी के ख्यालात पढ़ना चाहिए। मैं जेरी के पास आया। उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। बारबरा से कह रहा था, तुम बहुत जिंदा दिल हो, बस एक खराबी है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आती। इतना बता दो, कब मेरे बाजू में आओगी? तुम अपनी बात करते हो, मैं तो किसी मर्द की तन्हाई में नहीं जा सकती। आखिर क्यों? मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। क्या तुम्हें कोई मोहलिक बीमारी है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम नागिन हो? 100 साल बाद हसीना के रूप में आई हो? जो तन्हाई में आता है उसे डस लेती हो? ये किस्से कहानियों वाली बातें हैं। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? मैं मजबूर हूँ, नहीं बता सकती। सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। वह कॉफ़ी की ट्रे ले आया। मैंने लैला से कहा, तुमने बारबरा की बात सुनी? सुनी है। आप उसके दिमाग में ना जाएं। मेरी रगे तजस्सुस फड़क रही है, तुम ही बता दो। वो तो बताना ही होगा, वरना आप मेरी लालमी में उसके चोर ख्यालात पढ़ लेंगे। ऐसी क्या बात है? वो मुकम्मल लड़की नहीं है। यानी आधी लड़की आधा लड़का। ये तो वही जीना का केस है। वो 12 घंटे लड़की रहती थी, फिर 12 घंटे के लिए लड़का बन जाती थी। ये जीना का केस नहीं है। बारबरा सचमुच लड़की है। वो जीना की तरह एक पल के लिए भी खुद को लड़का नहीं समझती, लेकिन उसके जिस्म का कुदरती निज़ाम कुछ ऐसा है कि वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और कुदरती तौर पर ही वो जज्बात के मामले में बिल्कुल ठंडी है। क्या वो कुदरती तौर पर ऐसी है? बेशक, ऐसा तो कुदरती तौर पर ही होता है। वो इसराइल क्यों जा रही है? जेरी की सोच ने बताया, उसे तारीख और सारे कदीमा से दिलचस्पी है। लैला ने कहा, और बारबरा को फ़ोटोग्राफी और मुसव्वरी का शौक़ है। ये दोनों इसराइल में आसारी कदीमा की स्टडी और फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं। हम दोनों फिर उनके दिमागों में गए। उधर वो दोनों अपना अपना सर थामकर मेज़ पर झुक गए। अचानक ही कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। फिर वो उठकर रेस्तोरां से जाने लगे। मैंने कहा, इनके साथ कोई चक्कर चल रहा है। लैला ने तायद की। मैं बारबरा के अंदर रहकर देख रही हूँ कि यह अचानक कमज़ोरी के बायस उठने बैठने के काबिल नहीं है। कुजा ये कि अपने पैरों से चलकर जा रही है। खुद नहीं जा रही है, कोई इसके दिमाग में है, वो इसे ले जा रहा है।
मैंने जैरी के अंदर भी यही महसूस किया है। हमने फौरन ही बिल अदा किया, फिर उनके पीछे जाने लगे। लैला ने कहा, ताक़ुब करने की क्या ज़रूरत है, हम उनके दिमाग में रहकर अगवा करने वालों का मकसद मालूम कर सकती हैं। बाज़ हालात में टेलीपैथी काम नहीं आती। यूं भी हम बहुत आराम तलब हो गई हैं, इसी बहाने ज़रा भागदौड़ होती रहेगी। उन्हें कॉफ़ी में कोई दवा मिलाकर दी गई है, यही बात है। ऐसा कोई टेलीपैथी जानने वाला ही कर सकता है। वैसे हमें आपस में गुफ्तगू करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम बारबरा के ख्यालात पढ़ती रहो। मैं जैरी के दिमाग में आया। वो एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था, जबकि उसकी ज़ाती गाड़ी वहाँ नहीं थी। वो तो यहाँ से इसराइल की तरफ सफ़र करने के लिए आया था। बारबरा ने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, कमज़ोरी से चला नहीं जाता। फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं? एक शख्स ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कहा, यहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसने पहले से इंजेक्शन की 2 सिरिंज तैयार कर रखी थी। कोई उसके दिमाग में बोल रही थी, जल्दी करो, यह एयरपोर्ट है, किसी को भी तुम्हारी हरकतों पर शुबा हो सकता है। मैं उस आलेकार के दिमाग में मरीना की सोच सुन रहा था, लेकिन यह नहीं समझ रहा था कि वो है। वो इतनी मोहतात थी कि अपने आलेकारों से भी असल आवाज़ और लहजे में नहीं बोलती थी। उस आलेकार ने इंजेक्शन के जरिए जैरी और बारबरा को बेहोश कर दिया था। लैला ने कहा, उस गाड़ी वाले ने बारबरा को बेहोश कर दिया है। जैरी के साथ भी यही हो चुका है। तुम कार ड्राइव करो, मैं ख्याल ख्वानी करूंगा। ताक़ुब के दौरान फासला बहुत ज़्यादा रखना, ताकि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को शुबा न हो। हम कार में बैठ गए थे। वो गाड़ी आगे जा रही थी। लैला ने उसके पीछे चलते हुए कहा, क्या वो कोई ख्याल ख्वानी करने वाली औरत है? हाँ, मैंने उस गाड़ी वाले के दिमाग में उसकी आवाज़ सुनी है। क्या मरीना है? यकीन से नहीं कह सकता, कोई दूसरी भी हो सकती है। मैं फिर उस गाड़ी वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो पूरी तरह टेलीपैथी जानने वाले की गिरफ्त में था। बिल्कुल गायब दिमाग था। वह विंड स्क्रीन के पार देखकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि किस रास्ते पर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। जब हम अपने आलेकार के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लेते हैं तो वह दिमागी तौर पर गुम हो जाता है। हम उसके दिमाग से देखते हैं और बोलते हैं, उसके कानों से सुनते हैं और उसके हाथों और पैरों से हरकत करते हैं। आलेकार के दिमाग में उस औरत की सोच कह रही थी कि उसे किस रास्ते पर गाड़ी को मोड़ना है, किस गली में जाना है और किस कोठी के गैराज में पहुंचकर गाड़ी का इंजन बंद करना है। यानी वो औरत नहीं चाहती थी कि उसके आलेकार को वो जगह मालूम हो जहां वो जैरी और बारबरा को पहुंचा रही थी। गाड़ी गैराज में पहुंच गई थी। आलेकार ने गैराज के शटर को नीचे किया, पिछली सीट का दरवाजा खोलकर पहले बारबरा को खींचकर बाहर निकाला, उसे कांधे पर लाद कर गैराज के सामने आया। रिमोट कंट्रोलर के जरिए वह दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ चोर दरवाजा और जीना था। वह जीने से उतरकर तय खाने में पहुंचा। वहां कई कमरे और कॉरिडोर थे। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, फिर बारबरा को उसी तरह कांधे पर उठाए अंदर आ गया। वो बहुत बड़ा बेडरूम था। वहां 2 बड़े पलंग बिछे हुए थे। इंसानी ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। आलेकार ने बारबरा को एक बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद बाहर चला गया। वो कमरा साउंड प्रूफ था। बारबरा होश में आकर आखिरी हद तक चीखती चिल्लाती, तब भी कोई उसकी ना सुनता। मैंने कहा, लैला, अब यकीन हो गया है उन दोनों को मरीना ने अगवा किया है और उन्हें एक साउंड प्रूफ और तारीख कैद खाने में पहुंचा रही है। वो बोली, तारीख कैद खाना मरीना की शनाख्त बन गया है। कम वक्त बहुत ही ज़हीन और तेज तर्रार है। क्या आप उस कैद खाने में जाएंगे? अभी ज़रूरी नहीं है। हमें वो खुफिया अड्डा मालूम हो चुका है। हम किसी वक्त भी वहां जा सकते हैं, लेकिन पहले ये मालूम करना होगा कि जैरी और बारबरा की अहमियत क्या है। इनमें कोई खास बात है, इसीलिए मरीना ने उन्हें अपना कैदी बनाया है। हम उनके चोर ख्यालात पढ़ चुके हैं। वो दोनों बेज़रर हैं, मासूम हैं, आम से इंसान हैं। हमें तो उनमें कोई खास बात नज़र नहीं आई। हम टेलीपैथी के जरिए बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते। ज़रा देखती जाओ, वो ज़हूर में आने वाला है जिसकी हमें तवक्को नहीं है। मैं फिर आलेकार के पास आया। वो जैरी को भी बारबरा के कमरे में दूसरे बिस्तर पर डालकर आ गया था। चोर दरवाज़ा बंद कर चुका था और गैराज से अपनी गाड़ी निकालकर गैराज के शटर को मुकफ्फल करके जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद उसने गाड़ी रोक दी, फिर अचानक ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इस बात पर उसे हैरानी नहीं हुई। अब मैं उसकी आज़ादाना सोच पढ़ सकता था। पढ़ने से पता चला उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। एक नामालूम औरत ने उसे मुलाजिम रखा है। उसे हर हफ्ते $5000 देती है। वो कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जबकि काम भी कुछ ज़्यादा नहीं था। उसने 2 माह की मुलाजमत में आज पहली बार 3 अफराद को बेहोश किया था। इसके बाद उन तीनों को उसने कहाँ पहुंचाया था ये उसे मालूम नहीं था। मुझे ये मालूम हो गया कि जैरी और बारबरा को तारीख कैद खाने में पहुंचाने से पहले वो एक और शख्स को वहां पहुंचा चुका है। उसकी सोच मुझे ये नहीं बता सकती थी कि उन तीनों कैदियों की अहमियत क्या है। यही सवाल लैला ने किया, फिर खुद ही जवाब दिया। मरीना ने आज तक सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों को कैद किया है, ताकि हम उनके दिमाग में पहुंचकर भी उन्हें कैद खाने से ना निकाल सकें। उसने यहाँ के तारीख कमरों में 3 कैदियों को रखा है। ये तीनों भी ज़रूर टेलीपैथी जानते होंगे। अगर टेलीपैथी जानते हैं तो इनके चोर ख्यालात ने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, ये एक उलझन है। उनके ख्यालात से पता चलता है कि वो ना कोई गैर मामूली इल्म जानते हैं, ना कोई गैर मामूली इंसान है। मैंने कहा, उनके गैर मामूली होने की यही दलील काफ़ी है कि उन्हें मरीना ने शिकार किया है।
लैला ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। मैंने कहा, अब हम न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। इसी शहर में दुश्मनों की निशानदेही हो रही है। पहली बार मरीना लंदन में थी, अब वो इसी शहर में मिल सकती है। मरीना कहीं भी हो, उसे ढूंढने का काम हमने पारस पर छोड़ दिया है। अभी तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि तारीख कमरों में जो 3 कैदी हैं वो कौन है, किस मुल्क और किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, मरीना आजकल किसके खिलाफ एक्शन में है। हम अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गए। लैला ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, मैं न्यूयॉर्क की सीट कैंसिल कराती हूँ, फिर कॉफ़ी तैयार करूंगी। हम एयरपोर्ट में आधी प्याली भी नहीं पी सके। मैं एक सोफे में धंस गया और ख्याल ख्वानी में डूब गया। जेरी और बारबरा अभी तक बेहोश थे। दिमागी हालत बता रही थी कि थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगे। मैंने सोचा लैला के हाथों से बनी हुई कॉफ़ी पीने के बाद फिर उनके दिमागों में आऊँगा। मैं वहां से वापस आना चाहता था। उसी वक्त किसी अजनबी की सोच सुनाई दी, जेरी होश में आओ, कम ऑन, हरी अप। मैंने लैला से कहा, कोई जेरी को होश में आने के लिए कह रहा है का मतलब यह हुआ कि वो मरीना नहीं है। हाँ, तुम बारबरा के दिमाग में जाओ। मैं भी बारबरा के पास गया। वहां भी वही अजनबी उसे होश में आने को कह रहा था। उसका दिमाग और सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वो होशो हवास की तरफ आ रही है। मैंने जेरी के पास आकर देखा, वो अपने दिमाग में भिनभिनाहट सी महसूस कर रहा था। फिर वो मक्खियों जैसे भिनभिनाहट वाजे होने लगी। एक दूसरे अजनबी की सोच सुनाई दी, यानी वहां 2 टेलीपैथी जाने वाले थे। एक बारबरा के पास था, दूसरे जेरी के अंदर कह रहा था, तुम होश में आ रहे हो, शाबाश, आंखें खोलो और देखो, समझो कि कहाँ हो, इस जगह की निशानदेही करो, हम तुम्हें वहां से ले आएंगे। मैं सोच रहा था ये 2 टेलीपैथी जाने वाले कौन हैं जो बारबरा और जेरी की मदद के लिए आए हैं। अभी मैं ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट के मुतल्लिक नहीं जानता था। इस वक्त बारबरा के दिमाग में ब्रेन मास्टर और जेरी के दिमाग में एक ब्लैक सीक्रेट बोल रहा था। कोई 1 मिनट के बाद जेरी ने आंखें खोल दी। सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ, ये मेरे चारों तरफ गहरी तारीकी क्यों है। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, तुम किसी बिस्तर पर हो, ये कोई कमरा है, हौसला करके उठो और स्विच बोर्ड तलाश करो। उसी वक्त बारबरा की कराहें सुनाई दी। जेरी ने उठते हुए कहा, यह तो बारबरा की आवाज़ है, मेरे बिल्कुल करीब है। उसके दिमाग में कहा गया, पहले स्विच ऑन करो, फिर वह दिखाई देगी। वह पलंग से उतरकर खड़ा हो गया था। पांव तले कालीन बिछा हुआ था। वह दोनों हाथों से अंधे की तरह टटोलता हुआ दरवाजे पर आया। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मुकफ्फल था या बाहर से बंद किया गया था। उसने फिर दरवाजे और दीवार के सहारे आगे बढ़कर स्विच बोर्ड को पा ही लिया। उसने एक स्विच दबाया, फिर दूसरे को दबाया। तारीकी जूं की तूं रही। वहां जितने स्विच थे उनसे रोशनी नहीं आ रही थी। बारबरा ने परेशान होकर पूछा, यहां अंधेरे में कौन है, मुझे टप टप की आवाज आ रही है, जैसे कोई बार बार स्विच दबा रहा हो। जेरी ने कहा, बारबरा, तुम इस तारीकी में तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में हूं। थैंक्स गॉड तुम मेरे पास हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई बोल रहा है, मेरे अंदर भी कोई बोल रहा है। ब्रेन मास्टर ने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूं। इस तारीख कैद खाने ने समझा दिया कि मरीना ने तुम दोनों को कैदी बनाया है। ये मरीना कौन है? तुम उसे नहीं जानते, वो इस वक्त भी तुम्हारे दिमागों में छुपी हुई है। मैं उसे आखिरी बार समझाता हूं कि वो ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के लिए चैलेंज बनने की हमाकत ना करे, हमारे आदमियों को रिहा कर दे। जवाब में खामोशी रही। जेरी और बारबरा के दिमागों से मरीना की सोच नहीं उभरी। वो जरूर मौजूद होगी, दुश्मनों की बेबसी का तमाशा देख रही होगी। ब्लैक सीक्रेट ने पूछा, जेरी हमें बताओ तुम्हें किस तरह ट्रैप किया गया है। वो बोला, मैं बारबरा के साथ रेस्तोरां में कॉफ़ी पी रहा था। अचानक हमें कमजोरी का एहसास हुआ। इसके बाद हम वहां से उठ गए, जबकि हमारा उठने का इरादा नहीं था। हम बेख्तियार पार्किंग एरिया में चलते हुए आए। एक शख्स ने हमारे लिए कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो शख्स कौन था? हमारे लिए अजनबी था, मगर मैं उसे कहीं भी देखकर पहचान सकता हूँ। आगे बोलो। उस शख्स ने इंजेक्शन के जरिए हमें बेहोश कर दिया। तुम्हें उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। हम कमज़ोर थे, हमारा जिस्म और हमारा दिमाग हमारे इख्तियार में नहीं था। ऐसा लगता था कोई हमें सहारा देकर ले जा रहा है। जब बारबरा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो मैं हौसला करने लगा कि वो मुझे इंजेक्शन लगाने आएगा तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं इस कदर कमज़ोर था कि सिर्फ इरादा करके रह गया, अपने हाथ पांव को हरकत ना दे सका। उसने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे होश नहीं रहा कि वो अजनबी मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो कौन सी कार थी? होंडा एकॉर्ड। उसका रंग स्याह था। मैंने नंबर प्लेट पर ध्यान नहीं दिया। ब्रेन मास्टर ने कहा, वो जलील औरत बहुत चालाक है। उसने सोने और उसके साथियों को भी तारीख कैद खाने तक पहुंचने नहीं दिया था। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, मगर हम पहुंचेंगे। हम अपने असूलों में लचक पैदा करेंगे, मरीना से दोस्ती करेंगे और अपने आदमियों को यहां से रिहाई दिलाएंगे। मैंने जेरी के दिमाग से सवाल किया, मगर तुम कौन हो? हमें रिहाई दिलाना चाहते हो? हमारे दोस्त हो तो फिर अजनबी ना रहो, अपना तारुफ कराओ। ब्रेन मास्टर ने कहा, अपना तारुफ कराना जरूरी नहीं है, हम फिर आएंगे। मैंने जेरी के जरिए कहा, ठहरो, तारुफ तो हो ही चुका है। तुम में से एक ब्रेन मास्टर है और दूसरा ब्लैक सीक्रेट। तुमने अभी मरीना से कहा था कि वह तुम्हारे लिए चैलेंज बनने की हमाकत ना करे।
जब यहाँ तक कह दिया है तो ये भी कह दो कि हमारा तुमसे क्या रिश्ता है। तुम हमारे लिए किसी मक्कार औरत से टकराना भी चाहते हो और उससे समझौता करना चाहते हो। प्लीज़ हमें तजस्सुस में मुब्तला न करो। हम तुम्हारे हैं तो हमसे क्या पर्दा। कोई पर्दा नहीं है, तुम दोनों हमें जानते हो, मगर हमें जानने और पहचानने का एक खास मौका होता है। उस मुनासिब मौका पर हमारे तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। बस अब इस कैद खाने में सब्र से रहो, हम तुम्हारी रिहाई की कोशिशें कर रही हैं। वो चले गए। मैं जेरी के दिमाग की गहराई में उतरकर मालूम करने की कोशिश करने लगा कि वो कौन सा मुनासिब मौका आता है जब उनके और ब्रेन मास्टर वगैरह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। एक आम सी बात समझ में आई कि ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट ने तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमागों के कुछ हिस्सों को लॉक कर दिया है। जेरी और बारबरा उन्हें पहचानते हैं, लेकिन मुनासिब मौका आने तक उन्हें फरामोश किए रहती हैं। लैला सोनिया के पास जाकर उसे यहाँ की रुदात सुना रही थी। उसने भी सब कुछ सुनने के बाद कहा, जेरी और बारबरा बहुत अहम हैं, लेकिन अपनी अहमियत को भूले हुए हैं। तनवीमी अमल के जरिए आर्जी तौर पर यह अहमियत भुलाई गई है। मैंने कहा, हमें उनकी असलियत और अहमियत रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगी, लेकिन ये दो नाम हमारे सामने आए हैं, ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट। ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों टेलीपैथी जानती हैं। फरहाद, तुम भूल रहे हो, मरीना सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों को तारीख कैद खाने में ले जाती है। इस पहलू से समझो कि वो तारीख कैद खाने के तीनों कैदी भी टेलीपैथी जानते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी खतरनाक तंजीम वजूद में आई है जिसके तमाम अफराद टेलीपैथी जानते हैं। लैला ने कहा, जब ये यकीन हो जाए कि वो तीनों कैदी, फिर ब्रेन मास्टर और फिर ब्लैक सीक्रेट भी टेलीपैथी जानते हैं तो बात समझ में आ जाएगी कि इतनी तादाद में टेलीपैथी जानने वाले ट्रांसफार्मर मशीन से ही पैदा हो सकती हैं। ये कोई नई खतरनाक तंजीम नहीं है। ये सब मरीना और सुपर मास्टर के मुल्क से ही ताल्लुक़ रखती हैं। तुम ये कह रही हो कि मरीना अपने ही मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों को कैदी बना रही है? हाँ, एक अंदाज है कि मरीना और सुपर मास्टर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मरीना के मिजाज में हुक्मरानी और खुद मुख्तारी है। वो जोरा जोरी जूडी नॉर्मन, टीटू संताना और पॉल हॉपकिन के दिमागों पर हुकूमत कर रही है। उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रही होगी और ये बात सुपर मास्टर को पसंद नहीं होगी। मैंने तायद करते हुए कहा, बात कुछ समझ में आ रही है। सुपर मास्टर ने मरीना की ताकत कम करने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन से नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं। मरीना के खिलाफ ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट की एक टीम बनाई है। उस टीम ने मरीना को कोई नुकसान पहुंचाया होगा, तभी वो ब्रेन मास्टर की टेलीपैथी जानने वालों को तारीख कैद खाने में पहुंचा रही है। लैला ने कहा, अमेरिका की जानिब से इसराइल को ख्याल ख्वानी करने वालों की मदद पहुंचाई जाने वाली थी। जेरी और बारबरा भी इसराइल जाने वाले थे। इस हिसाब से भी साबित होता है कि तारीख कैद खाने के तीनों कैदी ख्याल ख्वानी करना जानते हैं। यही उन तीनों की अहमियत का सबब है। वो तनवीमी अमल के ज़रिए असर अपनी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों को और अपने ब्रेन मास्टर को भूले हुए हैं, और ब्रेन मास्टर मुनासिब मौका देखकर उन्हें उनकी असलियत और सलाहियत की तरफ वापस लाता है। बहुत सी गिरहें खुल रही थीं। लैला ने आखिरी गिरह खोल दी तो सारी बातें आईने की तरह साफ हो गईं। उस आईने में नजर आने लगा कि मरीना, सुपर मास्टर और ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के दरमियान ज़बरदस्त तनाज़ा है। वहाँ एक दूसरे से बढ़ते रहने की जंग लड़ी जा रही है। मैंने कहा, यह अच्छा मौका है, हमारे लिए हालात साजगार हैं। अगर हम किसी तरह मरीना को अपनी तरफ माइल कर लें तो उनकी आपस की जंग का नतीजा हमारे हक में बेहतर होगा। मरीना एक मुंहजोर आंधी है, उस आंधी से सिर्फ पारस ही खेल सकते हैं। अपने बेटे से कहो वो मरीना को पहले लंदन में तलाश करे, वहां ना मिले तो वॉशिंगटन चला जाए। जिस तेजी से मरीना काम कर रही है उसे अंदाजा होता है वो वॉशिंगटन में है। हमारी मालूमात के मुताबिक 2 ही शहरों में उसके तारीख कैद खाने थे। मैंने पारस से रब्ता किया। वो बोला, यस पापा। मैंने पूछा, मरीना कहाँ है? उसने मासूमियत से पूछा, कौन मरीना? वही टेलीपैथी जानने वाली जिसने लंदन में तुम्हें ट्रैप करना चाहा था लेकिन खुद तुम्हारे जाल में फंस गई थी। सॉरी पापा, मुझे याद नहीं आ रहा। आपने अभी क्या नाम बताया था? देखो शैतान, मुझसे बनने की कोशिश ना करो, संजीदा हो जाओ। तो फिर संजीदगी से पूछता हूँ कि आपको मेरी तमाम अम्माओं के नाम आज भी याद हैं? मैंने झीमकर कहा, यह क्या बकवास है। प्लीज़ मेरे सवाल को संजीदगी से समझें। जब बाप को याद नहीं है तो बेटे को क्या याद होगा कि आपकी कितनी बहुएं आकर जा चुकी हैं और उनके नाम क्या क्या रही हैं? मैं उसके दिमाग से चलाया। लैला ने पूछा, पारस से बात हो गई? मैं बेटे से बात करने चाहता हूँ मगर यूं लगता है अपने बाप से बातें कर रहा हूँ। लैला ने कहा, सच पूछें तो मुझे भी उससे बातें करते हुए डर लगता है। ऐसे घुमा फिरा कर बोलता है कि जवाब नहीं बन पड़ता। वैसे वो क्या कह रहा था? अब मैं लैला से कैसे कहता कि वो अपनी अम्माओं का हिसाब पूछ रहा था, जबकि लैला भी एक अम्मा थी। मैंने कहा, जो बच्चे बाप के काबू में नहीं आते वो माँ की ममता से राम हो जाते हैं। तुम उसे मरीना की मौजूदा मसरूफियात से आगाह करो और मरीना को हमारी तरफ माइल करने के लिए कहो। लैला ने उसके पास पहुंचकर मुखातिब किया, हेलो पारस, खैरियत से हो? आह, खैरियत कहाँ है, मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? पता नहीं, ऐसा कुछ हो गया है कि आने वाले मेरे पास आते ही भाग जाते हैं। तुम अपनी शरारत से भगा देते हो। क्या अपनी अम्माओं के नाम पूछना शरारत है? हरगिज नहीं, वैसे पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें अपनी वालदा का नाम याद नहीं है? एक होती तो याद रहता, अब इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि तुम्हें याद न रहे। इसका मतलब है आपको तमाम नाम याद हैं। चले आप ही लिखवा दें।
तुम्हें लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई? मैं खानदानी शजरा लिख रहा हूँ, तमाम माओं के नाम लिखना ज़रूरी है। देखो पारस, जो औरत अपने बाप की मनकूहा होती है वो माँ कहलाती है। इस एतबार से तुम्हारी एक माँ रसवंती है, दूसरी मैं हूँ। और जिनसे बाप शादी ना करे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वो बेचारी किसी हिसाब में नहीं है। ये तुम्हारे पापा की गलती है। तुम गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। आप मनकूहा हैं, खुदा ना खास्ता ना होती तो क्या मुझे अपने बाप से आपका नाम पूछने का हक ना होता? ये तुम दिल को लगने वाली बातें करके लाजवाब कर देते हो। मैं किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। पापा की ज़िंदगी में आने वाली हर औरत उनकी बीवी ना कहला सकी। मैं हर उस औरत को माँ कहकर उसका मान बढ़ा सकता हूँ। उनकी गोद में सर रखकर उन्हें फरहाद अली तैमूर का एक बेटा दे सकता हूँ। हर माँ को जब एक पारस मिले तो बाप की बेवफाई की तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। लैला ने कहा, पारस तुम अजीम हो। तुम्हारे सीने में एक दिल है, तुम्हें औरतों के दुख का एहसास है। तुम औरतों की इज्जत करते हो और औरतों को कभी खिलौना नहीं समझते। वो बोलते बोलते चौंक गई, सोचने लगी। पारस ने पूछा, क्या हुआ? होगा क्या? जज्बाती बातें करके मुझे उल्लू बना रहे हो। तुम भी तो अपनी जिंदगी में आने वालों को खिलौना समझते हो। अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हो। बड़े पारसा बनकर अपनी अम्माओं का हिसाब पूछ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वालों का हिसाब कौन करेगा? मेरे बच्चे करेंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप देखेंगी कि हमारे खानदान का हर बच्चा अपने अपने बाप की माओं भरी तारीख लिखता जाएगा। खुदा तुमसे बचाए रखे। ज़रूरी बात ना होती तो कभी तुम्हारे पास ना आती। इससे ज़रूरी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं माओं के सफ़र पर रवाना हो जाऊं, बारी बारी अपनी हर अम्मा से मुलाकात करूं और उनके दुख बांटता रहूं। बकवास कर रहे हो। उनके दुख कैसे बांटोगे? बहुत आसान सी बात है। जिस माँ का नाम और पता मिलता जाएगा उसके पास जाकर पापा से राब्ता करूंगा और कहूंगा, जब तक आप इस माँ से निकाह नहीं पढ़ाएंगे मैं भूख हड़ताल करता रहूंगा। लैला ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम पापा की जिंदगी में आने वाली तमाम औरतों से उनका इसी तरह निकाह पढ़वा दोगे? जी हाँ, इस तरह 150 माओं का जखीरा हो जाएगा। क्या तुम मुझ पर सौकने लाना चाहते हो? क्या आप सौकनों को उनका हक नहीं देना चाहती? वो पारस के दिमाग से निकलकर मेरे पास हाजिर हुई, फिर बोली, क्या पारस भूख हड़ताल करके आपसे कोई बात मनवाए तो आप मान लेंगे? भूख हड़ताल की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसकी हर बात मान लेता हूँ। क्या वो आपको मजबूर करे कि आप किसी से निकाह पढ़वा लें तो क्या आप राज़ी हो जाएंगे? वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा करने जा रहा है। जवानी की इब्तदा से लेकर अब तक जितनी औरतें आपकी ज़िंदगी में आई हैं वो उन सब से मुलाकात करने और उनसे इंसाफ करने जा रहे हैं। उसके ख्याल में इंसाफ का तकाजा इसी तरह पूरा होगा जब आप बेवफाई के दाग धोएंगे और उनसे निगाह पढ़वाते जाएंगे। मैं हंसने लगा। वो एकदम से रो पड़ी। रोते हुए बोली, आप तो हंसेंगे, आप तो हंसेंगे। आपके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि 150-200 बीवियां जमा हो जाएंगी। मुझसे हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से हंसी जब्त करते हुए कहा, किस शैतान के चक्कर में पड़ गई हो? उसने अपनी बातों की हेरा फेरी में तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। उसने कहा, कौवा कान ले गया है। तुमने कौवे को देखा, अपने कान को नहीं देखा। वांसू पहुंचते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? कहूँगा क्या, तुमसे पूछता हूँ, क्या एक शख्स के लिए 150 निकाह जायज़ हैं? हाँ, वह हैरानी से बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हालांकि सीधी सी बात थी। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मगर बेटे की जिद पर मजीद 2 शादियां तो कर सकती हैं। ये 2 शादियों का हिसाब क्या है? 4 शादियां जायज़ हैं। एक निकाह रसवंती से हो चुका है, दूसरा मुझसे हुआ है, बाकी 2 की गुंजाइश है। मैंने पेशानी पर हाथ मारकर कहा, मेरी जिंदगी में और किसी की गुंजाइश नहीं है। वो शरीर तुम्हें छेड़ रहा है। ये कैसा बेटा है जो माँ को छेड़ता है? माँ को बाप के लिए छेड़ता है, कुछ भी हो। इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाती। बात करते ही चकरा देता है। तुम फरहाद की शरीके हयात होकर शिकस्त तस्लीम कर रही हो। अभी जाओ और उसे मुंह तोड़ जवाब दो कि तुम्हारा बाप मेरा है, मेरा ही रहेगा। वो मेरी बात अब किसी से निकाह नहीं पढ़वाएगा। हाँ, जब शौहर काबिल एतमाद हो जाए तो औरत सारी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मैं अभी उस शरीर की जुबान बंद करूंगी। वो फिर पारस के पास आई। वो पौमी के सानू पर सर रख के लेटा हुआ था। लैला कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले वो बोला, प्लीज़ आप 1 मिनट बाद तशरीफ़ लाएं। पौमी मम्मी मेरे पापा के मुतालिक कोई राज की बात कह रही हैं। ये कहकर उसने सांस रोक ली। लैला दिमाग से बाहर हो गई। पौमी ने पूछा, तुम अभी बोलते बोलते चुप क्यों हो गए थे? पारस ने झूठ कहा, अभी पापा मेरे पास आए थे। मैनू ने कहा, मैं अपनी मामा की गोद में लेटा हुआ बातें कर रहा हूँ। अगर मम्मी इजाज़त देंगी तो मैं आपको आने दूंगा। पौमी खुश होकर बोली, तुमने अपने पापा के सामने मुझे माँ कहा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो सचमुच तुम्हें माँ बनाना चाहता हूँ। पापा से तुम्हारा निकाह पढ़ाना चाहता हूँ। ओह पारस, तुम ग्रेट हो। अभी पापा मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं चुपके से तुम्हारा हाथ दबाऊंगा। तुम उनकी मोहब्बत में जो कुछ बोल सकती हो बोलती चली जाना। ये जाहिर न करना कि तुम्हें उनकी मौजूदगी का इल्म है। दूसरी तरफ लैला ने दिमागी तौर पर मेरे पास हाजिर होकर कहा। वो पौमी के जानू पर सर रखे लेटा हुआ है। उसे मम्मी कह रहा है, मुझसे कहा मैं 1 मिनट बाद आऊँ। उसकी पौमी मम्मी उसके पापा के मुतालिक कोई राज की बात कह रही हैं। मैंने कहा, इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया है। भाई तुम ही जरा कल से काम लो। पौमी को मम्मी कह देने का मतलब यह नहीं है कि मैं उससे निकाह पढ़वाने जा रहा हूँ। पारस ने कहा था कि अब वो हर उस औरत से मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आकर अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी है। इसी मकसद के तहत वो सबसे पहले पौमी के पास पहुंचा हुआ है। मैं अभी उसे ठीक करता हूँ, मेरे साथ आओ।
हम दोनों पारस के दिमाग में पहुंचे। उसने हमारी लाइलमी में हौले से पौमी का हाथ दबाया। वो कहने लगी, पारस, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझसे माँ का प्यार लेने और बेटे का प्यार देने आओगे। मैंने पूछा, पारस ये क्या हो रहा है? ताज्जुब है पापा, आप ये देखकर भी पूछ रहे हैं कि बेटा अपनी माँ के पास है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो गई? क्या मैंने इससे निकाह पढ़वाया है? आपने सोनिया मम्मा से भी निकाह नहीं पढ़वाया, लेकिन आज तक उन्हें माँ कहने से मुझे नहीं रोका, फिर आज क्यों टोक रहे हैं? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। वो वाकई माँ के रिश्ते से सोनिया को मम्मा कहता था और सोनिया एलानिया कहती थी कि पारस उसका बेटा है। मैंने कभी ये नहीं पूछा था कि वो सोनिया को माँ क्यों कहता है। क्या मैंने सोनिया से निकाह पढ़वाया है? मैंने ये सवाल कभी नहीं किया था। फिर पोमी को माँ कहने पर कैसे एतराज़ कर सकता था? लैला मेरे दिमाग में मेरी ये ख्यालात पड़ रही थी और मेरी मजबूरी और लाजवाब होने की बेबसी समझ रही थी। उधर पोमी उसे कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या कमी है। अगर कमी थी तो तुम्हारे बाप एक अरसे तक मोहब्बत की कस्में क्यों खाते रहे? अगर कमी थी और वो उसकी निशानदेही कर देते तो मैं वो कमी पूरी कर देती। पारस ने पूछा, क्या पापा ने आप में कभी बेवफाई देखी? बेटे, कभी नहीं। तुम्हारी अपनी माँ रसवंती और दूसरी माँ लैला सुहागन रहकर वफादार हैं। मैं तो सुहागन न होते हुए भी वफादार हूँ। तुम्हारे बाप के नाम पर आधी जवानी गुजार दी, आधी है वो भी गुजार दूंगी। मेरी बेलौस मोहब्बत, मेरी सारी जवानी का इंतजार तुम्हारी दोनों माओं पर भारी है। तुम्हारी दोनों माएँ मेरी मोहब्बत और वफादारी की मिसाल पेश नहीं कर सकेंगी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरा सर झुक गया। लैला भी खामोश थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हम समझ रहे थे बेटा शरारत से छेड़छाड़ कर रहे। वो पैदाइशी शरीर था, मगर आज उस शरीर ने बड़ी संजीदगी से बाप को उठाकर पटक दिया था। मैं चारों शाने चित हो गया था। एक ज़माने से लोग मेरी अय्याशी पर तबसरे करते आ रहे हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता था। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आज तक कोई सुपर पावर किसी मामले में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लोग तो बस एक वक्त कहते हैं, दूसरे वक्त ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन औलाद का खून गर्म होता है, वो ठंडा नहीं पड़ता। आज पारस बोला, कल उसकी या अली तैमूर की औलाद बोलेगी। क्या हमें दादा जान की अय्याशाना रवायात को कायम रखना चाहिए? ये बड़ा बेहया सवाल है। इसका जवाब मैं बेटे और आइंदा किसी पोते पोती को नहीं दे सकता था। मैं जो दुनिया को ठोकरों में उड़ाता था, आज अपनी आइंदा नस्ल की ठोकरों में आ गया था। एक गुनाहगार सोचता है कि आइंदा कुछ नहीं होगा, हमारा आइंदा महफूज है। ये भूल जाता है कि आइंदा उसकी जवान औलाद मुहासबा करेगी। वो बाप जो किसी के सामने नहीं हारता, औलाद के सामने हार जाता है। लैला मेरी शर्मिंदगी और परेशानियों को समझती हुई मखरूती उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, सोनिया के पास जाकर कह दो, हम पारस को मरीना के पास जाने के लिए नहीं कहेंगे। वो ये काम सलमान से ले सकती है। वह चौंक कर बोली, मरीना के नाम पर याद आया कि पारस कौन सा पारस है कि आपको शर्मिंदा कर रहे? लैला, उसे कुछ ना कहो। उसके पास हर सवाल का भरपूर जवाब होगा। कोई जवाब नहीं होगा। वो अपनी अय्याशी के सिलसिले में लाजवाब होगा। मैं उसे शर्मिंदा करूंगी। ये कहते ही वो पारस के पास पहुंच गई। गुस्से से बोली, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अपने बाप को कैसी तकलीफ पहुंचाई है? अपने बाप पर पत्थर फेंकने से पहले तुम्हें इस पत्थर से अपना सर फोड़ना चाहिए। तुमने भी कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। पारस ने कहा, आप एक लड़की की भी बर्बादी की मिसाल पेश कर दें, मैं कायल हो जाऊंगा और आपके हाथों सजा पाऊंगा। क्या तुमने जहरीली मारिया को खिलौना नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं। मैं तो उसे शरीक हयात बनाने वाला हूं। मुझे अंदेशा था कि जोजो उससे शादी की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन मेरी जोजो फराक दिल है। जानती हैं आपको वो क्या कहती है? मैं सुन रही हूँ। जोजो कहती है, मेरे जहरीले खून से वो मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकेगी। डॉक्टरों की भी यही रिपोर्ट है। वो मेरा बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाहती है। मुझसे कहती है, मेरा जहरीला खून मारिया के जहरीले खून से मुताबिकत रखता है, इसलिए वो मेरे बच्चों को जन्म दे सकती है। जोजो ने मुझे उससे शादी की इजाज़त दे दी है। लैला ने कहा, यह जुबानी बातें हैं। इजाज़त मिल गई है तो शादी क्यों नहीं करते? मारिया ज़ेरे इलाज है। वो बड़ी हद तक नॉर्मल और मुहज़्ज़ब हो गई है, लेकिन फिर भी मिजाज में कुछ जहरीलापन है। वो मेरे साथ किसी दूसरी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जिस दिन वो बर्दाश्त करेगी और राज़ी हो जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसकी तस्दीक आप मारिया के दिमाग में जाकर कर सकती हैं। तस्दीक कर लूँगी। अभी तो कितनी लड़कियां हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आकर चली गई हैं, उनका हिसाब करो। कई लड़कियां नहीं हैं, एक दो ऐसी हैं जो कहीं गुम हो गई हैं। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होती तो वापस आती। जो छोड़ गई उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। एल्पा ने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मास्क मैन ने उसे अगवा कराया था। तुम उसके काम क्यों नहीं आते? आप ख्याल ख्वानी करती हैं, क्या उसके दिमाग में पहुंच सकती हैं? आपका जवाब होगा नहीं। फिर तो वो हमारे लिए गुमनाम हुई। जब भी वो मंजर आम पर आएगी मैं उसकी रजामंदी देखूंगा। वो राजी होगी तो उसे मास्क मैन से छीन लाऊंगा। वो मेरी तीसरी शरीके याद होगी। अब आगे फरमाएं। फिर उसने खुद ही कहा, आप मरीना के मुतल्लिक फरमाएंगी, जबकि ये सभी जानते हैं वो मुझे छोड़कर भाग गई, मुझसे चुपते फिर रही है। लैला ने कहा, मैं और तुम्हारे पापा मरीना के मुतल्लिक बहुत ही संजीदा मामलात पर तुमसे बातें करना चाहते थे, मगर तुमने हमें दूसरे मामलात में उलझा दिया। पारस ने पूछा, वो मामलात क्या हैं? लैला ने उसे मरीना ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट का वो सारा गेम बताया जो वॉशिंगटन में खेला जा रहा था। फिर उसे कहा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम मरीना को तलाश करो और उसे हमारी तरफ माइल करो। उससे आप लोगों की तरफ कैसे माइल करूं?
तुम नादान बच्चे तो नहीं हो। वो तुमसे भागती है मगर तुम्हें चाहती है। तुम उसे मोहब्बत से हमारी टीम के लिए जीत सकते हो। अगर मैंने उसे जीत लिया तो वो मेरी चौथी शरीके हयात होगी। तुमने फिर बकवास शुरू की। ये बकवास नहीं है। अभी आपने मुझे इल्ज़ाम दिया था कि मैं पारसा नहीं हूँ और मैं साबित कर चुका हूँ कि उनसे शादियाँ कर सकता हूँ। अब ये लड़कियाँ खुद भागती फिर रही हैं तो मैं इल्ज़ाम से बरी हो रहा हूँ। आप भी पापा को इल्ज़ाम से बरी करें। उन्हें पिछली तमाम महबूबाओं से शादी की इजाज़त दें। जिन्हें भागना होगा वो भाग जाएंगी, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। और जो नहीं भागेंगी वो शौकने बनकर मुझ पर मुसल्लत हो जाएंगी। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। आप एक औरत हैं, दूसरी औरतों के हकूक क्यों नहीं देना चाहती? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बात ना करने के बावजूद पापा को अपने तमाम हरजाईपन की तलाफी करना होगी। उन्होंने जिस औरत को भी हाथ लगाया उससे निकाह पढ़वाना होगा। अगर आप इनकार करेंगी तो इसका मतलब होगा कि आपकी नज़रों में औरत की आबरू की कोई अहमियत नहीं है। लैला ने मेरे पास आकर अपने सर को थाम लिया। मैंने कहा, मैंने पहले ही मना किया था पारस के पास ना जाओ। उसके पास हर सवाल का भरपूर जवाब होगा। आपके पिछले अमाल ने उसे मुंह जोर बना दिया है। अगर मैं कहती हूँ कि आप साहब का महबूबाओं से निकाह ना पढ़वाएं तो उसका मतलब ये होगा कि मैं औरत होकर दूसरी औरतों की बेआबरूई पसंद कर रही हूँ। फिर वही बात, क्या ढेर सारी औरतों से निकाह जायज़ होगा? होगा। कितनी तो मर चुकी हैं, कितनी गुमनाम हैं जो हाजिर हैं उनसे निकाह पढ़वाने के लिए। आपका बेटा तरह तरह के जवाब पैदा कर लेगा। मैं उसके शैतानी दिमाग को समझ गई हूँ। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि किसी से निकाह नहीं पढ़वाऊंगा। ये कहते ही मैं पारस के पास गया। फिर बोला, मैंने तुम्हें बहुत ढील दी है, बहुत सर पर चढ़ाया है, अब नीचे उतर आओ। अपनी दूसरी माँ से कह दो तुम मजाक करते रहे हो। उसने पूछा, क्या आप मेरी तमाम माँओं से मजाक करते रहे हो? बकवास मत करो। आपकी डांटने से औलाद खामोश हो सकती है मगर हकीकत चुप नहीं होती। वो एक दिन जरूर बोलती है। तुम चाहते क्या हो? अपनी माँ से इंसाफ। किस माँ की बात कर रहे हो? इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही माँ है, वो माँ जिसने मुझे जन्म नहीं दिया मगर अपनी बेमिसाल ममता और तरबियत से मुझे गैर मामूली सलाहियतों के आसमान पर पहुंचा दिया। ये वो माँ है जिसके लिए मैं बाप से भी टक्कर ले सकता हूँ। तुम जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें पता है सोनिया रूहानत की राह पर चलती आ रही है। वह खुद ही इस दवाजी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। क्या आपने कभी उनसे शादी की बात की थी? हाँ, एक बार लाहौर में तुम्हारी फूफी के यहाँ वो मेरी दुल्हन बनने वाली थी। फिर अचानक उसने तुम्हारी रसवंती मामा के हक में फैसला बदल दिया। वो तुम्हारी माँ की सौकन बनकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मम्मा ने मेरी माँ के लिए अपने अंदर की औरत को कुचल दिया। यही कुर्बानी का जज्बा आप में भी होना चाहिए था। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में किसी औरत को दाखिल नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने का कोई दरवाज़ा खुला था तो वो सिर्फ सोनिया मामा के लिए खुला रहना चाहिए था। लेकिन उस दरवाजे से दूसरी औरतें आती जाती रहीं। आखिर में लैला आंटी सुहागन बन गई। मेरी मम्मा तो एक कचरा थी जिन्हें आप अपनी ज़ात से बाहर फेंक कर भूल गई। खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ताकि कचरा वापस ना आ जाए। मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकूंगा, लेकिन इतना ज़रूर पूछूंगा कि इन बातों से क्या हासिल होगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहूँगा दुनिया की तमाम औरतों के मुकाबले में, हत्ता कि मेरी पैदा करने वाली माँ के मुकाबले में भी, मम्मा को सबसे ज़्यादा इज्जत, मान और रुतबा मिले। लेकिन पापा, मेरी जिद या सिफारिश पर मम्मा को इज्जत मिलेगी तो वो खैरात होगी। यानी हर तरह से तुम्हें एतराज़ है। मैं सोनिया से निकाह पढ़वाने की बात करूं तो ये मोहब्बत नहीं होगी, खैरात होगी। मोहब्बत होती तो आप मेरी ज़ुबान खुलने से पहले मम्मा को अपनी मनकूहा बना लेते। अरे ये तुम क्या मसला ले बैठे हो? हमें मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ दुश्मनों से निमटना है। वो हमारी अदम मौजूदगी में पता नहीं कहाँ क्या कर जाएंगे। आप अपनी जवानी की इब्तदा से दुश्मनों की फिक्र करते, उनसे लड़ते और उन पर गालिब आते रहे हैं और अपने अंदर के दुश्मन को छुपाते रहे हैं। वह दुश्मन जज्बात आपसे गलतियों पर गलतियां कराते रहे। आपकी बेहिसी और खुदगर्जी इतनी बढ़ गई कि आपने अजीम मामा को दो कौड़ी का समझकर हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दिया। बकवास मत करो। मैं आज भी सबसे ज़्यादा सोनिया की इज्जत करता हूँ। मैं मुश्किल राहों पर खुद चलता हूँ मगर चलने से पहले उससे मशवरे लेता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो मेरी शरीके हयात कहलाए। पापा, मैं वजाहत करूँ कि मेरा मजाज और मेरे ख्यालात क्यों बदल गई हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जवान होकर आपका मुहासबा कर रहा हूँ। एक दिन मेरी औलाद जवान होकर मेरा अमालनामा पढ़ेगी। मेरे और आपके अमालनामा में अय्याशी और बेहयाई ज़्यादा होगी और इखलाकी बातें बराए नाम दिखाई देंगी। तुम साहिब औलाद नहीं हो सकोगे। डॉक्टरों की रिपोर्ट में सुन चुका हूँ। तुम्हारा जहरीलापन जोजो को नुकसान पहुँचाएगा, मारिए को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं औलाद के लिए उससे ही शादी करूँगा, बाकायदा निकाह पढ़वाऊँगा। अच्छी बात है, मैं इस सिलसिले में सोनिया से बात करने जा रहा हूँ। आप मेरे नहीं अपने सिलसिले में बात करें। मैं सोनिया के पास आया। उसने पूछा, क्या पारस को मरीना की मौजूदा मसरूफियात के मुताल्लिक बता चुके हो? कुछ बताया है, कुछ बताने को रह गया है। वो हमें नए मसले में उलझा रहा है। क्या है वो नया मसला? अब मैं क्या बताऊं? वो इस बात पर नाराज़ है कि मैंने तुमसे निकाह क्यों नहीं पढ़वाया। सोनिया की सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई। उसने सांस रोक ली। मैं बाहर निकल आया। ये समझने में देर नहीं लगी कि पारस ने माँ की दुखती रग पर मेरी उंगली रखवाई है।
बेशक उसके अंदर भी एक कर्ब छुपा होगा कि मैंने उसे सब कुछ दिया, लेकिन शरीक हयात के हकूक नहीं दिए। औरत ख्वाह कितना ही छुपाए, ऊपर से ख्वाह कितने ही पत्थर बन जाए, उसे अपनी तौहीन का एहसास होता है और इस तौहीन को वो बड़ी खामोशी से जबरन बर्दाश्त करती रहती है। मैं फिर उसके दिमाग में आया, वो गहरी संजीदगी से बोली, सिर्फ काम की बातें करो। काम की बातें क्या खाक करूं? तुम उसे तेल बैब में अपने पास बुलाने वाली थी, क्योंकि यह मरीना की मसरूफियात का इल्म हो रहा था। फिर पता चला वो वाशिंगटन में भी मसरूफ़ है। ये सही तौर पर नहीं समझा जा सकता कि वो किस मुल्क और किस शहर में है। तुम्हारा ख्याल था पारस उसे ढूंढ निकालेगा, लेकिन वो तो हमारी शादी का मसला लेकर बैठ गया है। वो बोली उसका दिमाग चल गया है, उसे अचानक ये बातें क्यों सूझ रही हैं। मैंने कहा जो के माँ बनने के आसार पैदा हुए थे, लेकिन मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। पारस का जहरीला खून सिर्फ मारिया से मुताबिकत रखता है, इसलिए मारिया के मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होने के बाद वो शादी करेगा, उससे ज़रूर औलाद होगी। सोनिया ने कहा वो औलाद के लिए मारिया से शादी कर सकता है, मगर तुम्हें शादी के लिए क्यों मजबूर कर रहा है? ना वो मजबूर कर रहे हैं, ना मैं मजबूर हो रहा हूँ। मैं लाख हरजाई सही, मगर तुम दिल से जानती हो कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। अगर तुमसे निकाह नहीं पढ़वाया तो ये मेरी कोताही, बेपरवाही या आवारगी है, या फिर तुमसे ऐसा रूहानी ताल्लुक है जो शादी की रस्म से बुलंदो बाला होता है। मैं मानती हूँ तुम दिल से और रूह की गहराइयों से मेरे हो, लेकिन दुनिया में रहते हुए औरत को अपने मर्द के हवाले से जो इज्जत और मुकाम मिलता है वो मुझे नहीं मिला। जब अपना आदमी इस दवाजी रिश्ता ना दे, अपनी औरत को मजाजी खुदा के हवाले से अपना नाम ना दे, तो इस जिल्लत और तौहीन को मुझ जैसी औरतें ही समझती हैं, तुम्हारे जैसे मर्द कभी नहीं समझते। ऐसा ना कहो, मैं समझ रहा हूँ, झूठ, तुमने नहीं समझा। बेटा समझा रहा है, बेटे को अब ये ख्याल सता रहा है कि मारिया से उसकी औलाद होगी तो वो बाप से पूछेगी कि सोनिया दादी किस रिश्ते से हमारी दादी लगती हैं। हाँ, आइंदा नस्ल क़यामत बन जाती है, हमारे पीछे रिश्तों की छानबीन करती है। अगर हमारा निकाह हो जाए तो हमारे बेटों, पोतों और पोतियों को इखलाकी और तहजीबी इत्मीनान हासिल हो जाएगा। तुम औलाद के इत्मीनान के लिए कितनी साबका महबूबाओं से निकाह पढ़वाओगे? अभी तो सिर्फ तुम और पोमी हो, यूं भी 4 से ज़्यादा शादियों की इजाज़त नहीं है। दूसरी बेचारियों ने तुमसे मोहब्बत और अपना तन मन लुटाने में किस बात की कमी की है? क्या उनसे इंसाफ नहीं करोगे? तुम पारस की तरह इस मामले को उलझा रही हो। फरहाद, मुझे इस मामले से दिलचस्पी नहीं है। मैं अगर जिद में आ जाती तो रसवंती की सौकन बन जाती, लेकिन मैंने तुम्हें दीवानावार चाहने के बावजूद सौकन बनना गवारा नहीं किया। फिर अब कैसे लैला और पौमी की भी सौकन बन जाऊंगी? तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाए। मैं अपनी ज़ात में एक पूरी कायनात हूँ और फरहाद अली तैमूर इस कायनात को कभी तस्खीर नहीं कर सकेगा। मैं समझ रहा था, 20 बरसों से समझ रहा था कि सोनिया मेरे लिए आसमान हो गई है। मैं हाथ उठाकर उसे कभी छू नहीं सकूंगा। मैंने पारस के पास आकर कहा, सोनिया की नज़रों में तुम्हारी ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं। मैं अहमियत इख्तियार करना जानता हूँ। आप इतना बता दें, मम्मा को एतराज़ क्या है? वो किसी की सौकन नहीं बनना चाहती। आप मम्मा से कहें, सौकन बनकर अपने जायज़ हकूक़ हासिल करने से तौहीन नहीं होगी, बल्कि औलाद की मुहासबा करने से शर्मिंदगी होगी। मम्मा पिछली ज़िद से बाज आकर आइंदा नस्ल के सामने जायज़ रिश्ता इज़्दवाज पेश कर सकती हैं। तुम बड़ी माकूल और दानाई की बातें कर रहे हो। मैं फिर तुम्हारी मम्मा को कायल करूँगा। जब तक आप कायल नहीं करेंगे, जब तक हमारे ख़ानदानी रिश्ते जायज़ नहीं होंगे, तब तक मैं आप लोगों से दूर रहूँगा। इन लम्हात के बाद कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग में नहीं आएगा। हमारे सामने मरीना बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट ना जाने कैसी कैसी सलाहियतें और कुव्वत हासिल करके आई हैं। ऐसे वक्त तुम हमसे राब्ता ख़त्म करना चाहते हो। मेरे पैदा होने से पहले भी बड़ी बड़ी कुव्वतें आप लोगों के मुकाबले पर आईं और आपने मेरे बगैर सबको भुगता लिया। यूं समझ ले मैं पैदा नहीं हुआ। जब जायज़ रिश्ते होंगे तो पैदा हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। उसने सांस रोक ली। सलमान ने कहा, सिस्टर बुला रही हैं। मैं उसके पास गया। वो बोली, तुम बेटे से उलझे हुए हो। उधर सलमान सुपर मास्टर के दिमाग में रहकर उनके मौजूदा इजलास की कार्रवाई देख कर आए। मुझे सलमान और सोनिया के जरिए जो इत्तला मिली उससे पता चला कि अमेरिका में टेलीपैथी जानने वालों की एक नई तंजीम कायम की गई है। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए नई ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए गए हैं। उनमें 4 टेलीपैथी जानने वाले नहायत ही तजुर्बाकार साइंसदान, सियासतदान, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। वो चारों ब्लैक सीक्रेट कहलाते हैं। उनका एक 5वां शख्स ब्रेन मास्टर कहलाता है, जो ब्लैक सीक्रेट का पैगाम्बर था। उनकी बातें आला हुकाम तक पहुंचाता था, उनके तमाम मंसूबों पर अमल करता था और दूसरों से अमल कराता था। इस इजलास में सलमान ने सुपर मास्टर के दिमाग में रहकर मालूम किया कि ब्लैक सीक्रेट और मरीना के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ट्रांसफार्मर मशीन और तमाम नए टेलीपैथी जानने वाले उन 4 ब्लैक सीक्रेट के मातिहत थे और उनके अहकामात की पाबंदी करते थे। वो चारों ना अपना चेहरा दिखाते थे और ना ही अपनी आवाज़ सुनाते थे। वह सिर्फ ब्रेन मास्टर के दिमाग में बोलते थे और उसके ज़रिए दूसरों की बातें सुनते थे।
ब्रेन मास्टर इजलास में बैठा आला हुक्म और फौज के आला अफसरान से कह रहा था, टेलीपैथी का शोबा सिर्फ ब्लैक सीक्रेट के हाथों में होना चाहिए। लेकिन मरीना अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों की अलग टीम बनाकर अपनी मनमानी कर रही है। मरीना ने अपने नुमाइंदे की जुबान से कहा, मैं कोई टीम या तंजीम नहीं बनाना चाहती। मेरी ऐसी ख्वाहिश होती तो अपने टेलीपैथी जानने वालों को इस मुल्क में न लाती, उन्हें आप लोगों से बहुत दूर ले जाती। ब्रेन मास्टर ने कहा, क्या सबूत है कि तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे मुल्क में हैं? तुमने हम में से किसी को उनकी सूरत नहीं दिखाई। वो बोली, क्या तुम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की सूरतें दिखाओगे? सुपर मास्टर ने कहा, इस इजलास में ऐसी कोई बात न की जाए जो आपस में तनाज़े का सबब बन जाए। वो बोली, आप लोग जुबानी तौर पर तनाज़ा ख़त्म कर सकते हैं, अमली तौर पर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पिछले इजलास में ब्रेन मास्टर ने चैलेंज किया था, उस चैलेंज के मुताबिक इसने मेरा एक ख्याल ख्वानी करने वाला कम कर दिया है, मेरे टेलीपैथी जाने वाले टीटू संतानों को हलाक कर दिया है। यह झूठ है, ब्रेन मास्टर ने कहा। तुम किसी सबूत के बगैर इल्ज़ाम दे रही हो। वो बोली, ठीक कहते हो, सबूत के बगैर मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकती। तुम भी कोई इल्ज़ाम मुझ पर आयद नहीं करोगे। मरीना का इशारा उन 3 कैदियों की तरफ था जो तारीख कैद खाने में थे। ब्रेन मास्टर थोड़ी देर तक खामोश रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए चारों ब्लैक सीक्रेट से बातें करता रहा। फिर बोला, मरीना, यहाँ हमारे मुल्क के तमाम अकाबरीन बैठे हैं। मैं इनके सामने तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, आओ दोस्त बनकर हमारे साथ काम करो। आपस की दुश्मनी हमारे मुल्क को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं अपने मुल्क के लिए हर मुहिब्बे वतन की दोस्त हूँ। ऐसे दोस्तों में आस्तीन के सांप भी हैं। जब तक मैं टीटू संताना के कातिल को बेनकाब नहीं करूंगी, किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। ब्रेन मास्टर ने कहा, हम तुम्हारा शुबा किस तरह दूर कर सकती हैं? अगर तुम सबके सामने नहीं बोलना चाहती तो मैं तुम्हारे नुमाइंदे के दिमाग में आ रहा हूँ। वो नुमाइंदे के अंदर आकर बोला, मरीना, हम तस्लीम करते हैं, तुम ज़बरदस्त हो। तुमने एक ही दिन में हमारे 3 अहम आदमियों को तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया है। हम तुमसे दोस्ती करके और तुम्हारे साथ अपने मुल्क की खिदमत करके फ़ख्र करेंगे। मरीना ने पूछा, क्या सच्चे दिल से कह रहे हो? तुम मेरी और ब्लैक सीक्रेट की सच्चाई किसी तरह भी आजमा लो, तो फिर भरे इजलास में अपनी ज़ुबान से ऐलान करो कि किस तरह मेरी सलाहियतों को तस्लीम करते हो और किस तरह तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हो। ब्रेन मास्टर ने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हजरात को इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि तमाम ब्लैक सीक्रेट मरीना की जहानत और हाजिर दिमागी को तस्लीम करते हैं। वो इस काबिल है कि ब्लैक सीक्रेट की टीम में शामिल होकर मुल्क के लिए काम करे। क्या आप हजरात मुत्तफिक हैं? सब ने मुत्तफिक होकर खुशी से तालियां बजाईं और कहा, इस सिलसिले में मरीना को भी कुछ कहना चाहिए। वो बोली, यह झगड़ा पहले ही दिन ख़त्म हो जाता अगर मेरी सलाहियतों को तस्लीम कर लिया जाता। मैंने अभी कहा था कि मेरा एक टीटू संताना मारा गया है, उसके बदले मैंने 3 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा कर लिया है। यानी पहले मेरे पास 4 थे, अब 6 हो चुके हैं। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट जानते हैं कि मैं मजीद टेलीपैथी जानने वालों को कहाँ से शिकार कर रही हूँ। वो मेरी सलाहियतों के मोतरिफ होकर मुझे ब्लैक सीक्रेट में शामिल कर रहे हैं, गोया मुझे 5वीं ब्लैक सीक्रेट बनाना चाहते हैं। ब्लैक सीक्रेट परेशान हो गए थे। वो इजलास में ये कहना नहीं चाह रहे थे कि उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों को मरीना कैद कर चुकी है। ऐसा कहने से ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट की हिफाजती और इंतजामी कमजोरियां जाहिर हो जाती। उन्होंने पहले इजलास में दावा किया था कि कोई दुश्मन उनके टेलीपैथी जानने वालों तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, और इस दावे के चंद घंटों बाद मरीना ने 3 को अगवा कर लिया था। एक आला फौजी अफसर ने पूछा, क्या तुम 5वीं ब्लैक सीक्रेट बनने पर राजी हो? वो बोली, मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। ब्लैक सीक्रेट की तरह कोई टीम बनाना नहीं चाहती और ना ही ऐसी किसी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला उन टेलीपैथी जानने वालों का है जो मेरे ज़ेर असर हैं और कुछ ब्लैक सीक्रेट के मातिहत हैं। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैं साबित कर चुकी हूँ कि अपने टेलीपैथी जानने वालों की पूरी तरह हिफाजत कर सकती हूँ। मैं उन्हें सोनिया से छीन कर लाई हूँ। यहाँ किसी ने टीटू संताना को मुझसे छीन कर हमाकत की, जिसके नतीजे में छुपने वाले को अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मैं अर्ज़ करती हूँ, मुझे ब्लैक सीक्रेट का ओहदा ना दिया जाए, बल्कि इस मुल्क के तमाम टेलीपैथी जानने वाले मेरे हवाले किए जाएं। मैं उनकी हिफाजत करूँगी और उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करती रहूँगी। ब्रेन मास्टर ने कहा, तुम ब्लैक सीक्रेट से तमाम इख्तियारात छीन लेना चाहती हो। ब्लैक सीक्रेट को बहुत से मुल्की मामलात के सिलसिले में इख्तियारात हासिल हैं। एक टेलीपैथी का शोबा मेरे पास आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरीना, हम तुम्हारी कदर कर रहे हैं और तुम समझ रही हो हम मजबूर होकर झुक रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें खुद सर और बागी समझ लें? मैं बागी नहीं हूँ, मगर तुम लोग मुझे बगावत के रास्ते पर पहुंचा रहे हो। इस सिलसिले में सुपर मास्टर और कुछ फौजी अफसरान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं जानती हूँ ये लोग इनकार करेंगे, लेकिन मैं पॉल हॉपकिन के दिमाग से एक एक दोगले का कच्चा चट्ठा पढ़ चुकी हूँ। सुपर मास्टर अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मरीना, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरे साथ चंद मोअज़्ज़िज़ीन को भी दोगला कह रही हो? गुस्सा न दिखाओ, जवाब दो। ब्लैक सीक्रेट की अंधी हमायत क्यों की जा रही है और मेरी मुखालफत क्यों? मैं जिन टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया से छीन कर लाई हूँ, उनमें से एक को किस कसूर पर मार डाला गया?
और पॉल हॉपकिन को मुझसे छीनने के लिए ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए उसकी शख्सियत क्यों तब्दील करना चाहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मेरा मातियत ना रहे और ब्लैक सीक्रेट का वफादार बन जाए? ये सब तुम्हारा ज़ाती ख्याल है। ज़ाती ख्याल नहीं है, मैंने पॉल के दिमाग में ब्रेन मास्टर को बोलते सुना है। तुम इल्ज़ाम दे रही हो। ब्रेन मास्टर, अगर तुम सच्चाई से इनकार करोगे तो तुम्हारे मजीद 3 टेलीपैथी जानने वाले मेरी कैद में आ जाएंगे। तुम उन्हें समुद्र की तह में, पाताल में, खलाई सियारों में छुपा कर रखो। 3 और मेरे पास चले आएंगे। ब्रेन मास्टर पिछले 3 का अंजाम देख चुका था। मजीद 3 के होने वाले नुकसानात के बारे में सोचकर परेशान हुआ। उधर आला हुकाम और फौजी अफसरान ने पूछा, क्या मरीना ने हमारे ही 3 आदमियों को कैदी बनाया है? ब्रेन मास्टर ने ब्लैक सीक्रेट के हदायत के मुताबिक कहा, यह बकवास करती है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले महफूज हैं और ऐसे हिफाजती इंतजाम में है कि मरीना क्या, सोनिया भी ख्वाब में वहां नहीं पहुंच सकेगी। एक आला हाकिम ने कहा, मरीना, मैं तुमसे चंद असूली बातें करता हूँ। पहली बात तो यह कि जोरा जोरी जूडी नॉर्मन, पॉल हॉपकिन और टीटो संताना हमारे मुल्क की अमानत हैं। उनमें से एक मर गया, उसका हमें अफसोस है। बाकी 3 अमानतों को अपने मुल्क के हवाले कर देना चाहिए। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? अमानतें सोनिया को लौटाना चाहिए क्योंकि वही उन्हें यहाँ से ले गई थी। अगर मैंने उन्हें हासिल किया है तो गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। ब्लैक सीक्रेट बिल्कुल नाअहल हैं और मैं मेहनत से हासिल की हुई चीज़ें नादानों के हवाले नहीं करूंगी। ब्लैक सीक्रेट की हिकमत अमलियों को तुम हमसे ज़्यादा नहीं जानती हो। इसके बावजूद तुम्हें इख्तलाफ है तो तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों को हमारे हवाले कर दो। हमारे हुक्म की तामील करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आप लोग तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मुझसे वापस लेकर मुझे तन्हा क्यों करना चाहती हैं? दूसरे लफ्ज़ों में कमज़ोर क्यों करना चाहती हैं? हम तन्हा एक औरत को टेलीपैथी का अहम शोबा नहीं देना चाहते। तुम ब्लैक सीक्रेट के साथ काम करोगी। मरीना ने पूछा, क्या आपको इल्म है कि ब्लैक सीक्रेट ने ट्रांसफॉर्मर मशीन से कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं? ये जानना हमारा काम नहीं, ये ब्लैक सीक्रेट का शोबा है। फिर तो ये तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा कि कितने नए टेलीपैथी जानने वाले ब्लैक सीक्रेट की गिरफ्त से निकलकर मेरी तरफ आ रही हैं। क्या तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रही हो? दोस्ती और हुब्बुल वतनी का सबूत दे रही हूँ। बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि तमाम नए टेलीपैथी जानने वाले मेरे ज़ेर असर आ गए हैं। इसके बाद भी ट्रांसफार्मर मशीन से मजीद पैदा किए जाएंगे। उन्हें भी अपने दाम में ले आऊँगी। ये तमाम लोग मेरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं मुहिब वतन हूँ। मैं इस इजलास में एक एक दुश्मन और एक एक दोगले चेहरे को पहचानती हूँ। चाहूँ तो उनके दिमागों में जल्जले पैदा कर दूँ। फिर सोचती हूँ ये सब मेरे मुखालिफ हैं लेकिन मेरे ही वतन के लिए काम कर रहे हैं। इनकी एक अच्छाई की खातिर मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ। बाहर हाल में जा रही हूँ, ज़रूरत हुई तो हाजिर हो जाऊंगी। उसने एक नुमाइंदे से कहा कि वह इजलास से उठकर चला जाए। वो जाने लगा तो ब्रेन मास्टर ने कहा, मरीना, तुम हुब्बुल वतनी की आड़ में हमारे टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रही हो, अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रही हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने आइंदा 24 घंटों में हमारे नए और पुराने ख्याल ख्वानी करने वालों को हमारे हवाले ना किया तो हमारी जासूस तुम्हें जहां भी देखेंगे गोली मार देंगे। मरीना की तरफ से जवाब नहीं मिला। उसका नुमाइंदा जा चुका था। सुपर मास्टर ने कहा, ब्रेन मास्टर, तुम कैसी अहमकाना वार्निंग दे रहे हो? अगर उसे गोली मार दी गई तो तारीख कैद खाने का पता कौन बताएगा? हमारे नए टेलीपैथी जानने वाले उस नामालूम कैद खाने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक आला फौजी अफसर ने कहा, ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर की बातों से साबित होता है कि वाकई मरीना ने ब्लैक सीक्रेट के टेलीपैथी जानने वालों को भी कैद कर लिया है। सुपर मास्टर और ब्रेन मास्टर ने चोर नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर ब्रेन मास्टर ने बात बनाते हुए कहा, हमें शुबा है कि हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले लापता हैं। उनसे किसी तरह राब्ता नहीं हो रहा है क्योंकि वो बेहोश हैं। होश में आएंगे तो हकीकत मालूम होगी। यह ज़रूरी नहीं कि मरीना ने उन्हें ट्रैप किया हो। एक आला हाकिम ने कहा, आपका दावा था कि नए टेलीपैथी जानने वालों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फिर उन्हें किसने बेहोश किया? अगर मरीना ने ट्रैप नहीं किया है तो कौन उन्हें आपसे छीन कर ले गया है? ब्रेन मास्टर ने कहा, उनके होश में आने के बाद हम उनके दिमागों से दुश्मन का सुराग निकालेंगे। यानी आप तस्लीम करते हैं कि आपके हिफाजती इंतजामात कमज़ोर हैं? वो बोला, मैं तस्लीम नहीं करूंगा क्योंकि वो तीनों जल्द ही फिर हमारे पास वापस आ जाएंगे। एक ने कहा, वापस आ जाएं तो अच्छा है। हमारी दुआ है कि उन्हें मरीना ले गई हो। वो जैसी भी है हमारी है और बड़ी जहानत से ब्लैक सीक्रेट की कमज़ोरियां जाहिर कर रही है। ब्रेन मास्टर ने कहा, आप ब्लैक सीक्रेट की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं गलतियों और कमज़ोरियों की निशानदेही कर रही हूँ। ब्लैक सीक्रेट को पूरे अमेरिका की तकदीर का मालिक नहीं बनाया गया है। ब्लैक सीक्रेट का इदारा कायम होते ही कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया गया। इसके बरक्स 3 नए ख्याल ख्वानी करने वालों का नुकसान हो गया। अगर कोई दूसरा नुकसान हुआ तो ब्लैक सीक्रेट के इदारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ आला ओहदेदारान ने इस बात की तायीद की। एक ने कहा, हमें फ़ख्र था कि ब्लैक सीक्रेट की टीम में ज़हीन तरीन अफराद हैं, मगर अफसोस हम उन्हें जहानत की बात समझाते हैं। वो अपने शोबे को कायम और मजबूत रखना चाहते हैं तो मरीना को दोस्त बनाकर रखें। दूसरे ने कहा, यह मरीना का कारनामा है कि वो हमारी टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया से छीन कर ले आई।
तुमसे भी 3 अदद छीन लिए, लेकिन उसकी तहवील में आने वालों को कोई ना छीन सका। उसकी जहानत और कारनामों का एतराफ़ करो और उसे दोस्त बना लो, वरना वो तुम्हारी 24 घंटों की धमकी के जवाब में ऐसी हरकतें कर बैठेगी कि तुम सबको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वहां थोड़ी देर तक इसी तरह की गुफ्तगू होती रही। मैं सलमान के साथ सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचा हुआ था। इजलास बर्खास्त होने पर ब्रेन मास्टर ने सुपर मास्टर के दिमाग में आकर कहा, किसी तरह मरीना को काबू में करना होगा, हमारी साख बिगड़ रही है। मैं ब्लैक सीक्रेट से मशवरे करके अभी तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने सलमान से कहा, तुम सुपर मास्टर के अलावा उन दूसरे दोगले ओहदेदारों के दिमागों में जाओ जिनकी तरफ मरीना इशारा कर चुकी है। ये मालूम करो ये दोगले ब्लैक सीक्रेट से किस तरह रब्ता करते हैं और क्या बातें करती हैं। मैं सोनिया के पास आ रहा हूँ। मैंने उसके पास आकर इजलास की तमाम बातें बताईं। वह बोली, मरीना और ब्लैक सीक्रेट के दरमियान दोस्ती या समझौता नहीं होना चाहिए, उनकी आपस में लड़ाई से हमें फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने कहा, इससे भी अहम बात यह है कि वहाँ के आला हुकाम और आला फौजी अफसरान का एतमाद मरीना पर से उठ जाए। वो बागी हो जाएगी तो किसी मरहले पर हमसे आ मिलेगी। ये आइडिया खूब है, मरीना को अपने लोगों से मुतनफ़र कर देना चाहिए। क्या तुमने ऐसी तदबीर पर अमल करने का कोई रास्ता ढूंढा है? हाँ, अभी इजलास में यह साबित हो चुका है कि मरीना ने 3 नए टेलीपैथी जानने वालों को कैद किया है। जब ब्लैक सीक्रेट से मरीना समझौता करेगी और उनके 3 आदमी वापस करना चाहेगी तो वापस नहीं कर सकेगी। मैं तारीख कैद खाने से उन्हें गायब कर दूंगा। मरीना अपने हुकाम और ब्लैक सीक्रेट के सामने झूठी पड़ जाएगी। वो कहेगी कि कैदी फरार हो गई हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कैदियों के दिमागों से पता चलेगा कि वह अभी तक तारीख कैद खाने में है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा कि उन्हें दोबारा बेहोशी की हालत में मैंने अपने एक तारीख कैद खाने में पहुंचाया है। बहुत उम्दा तदबीर है, लेकिन मुझे कोई बात खटक रही है। मैं अभी गौर करके बताती हूँ। क्या तुमने अपना तारीख कैद खाना कहीं कायम किया है? मेरे दोस्त किंग फर्नांडो की एक पुरानी कोठी वाशिंगटन से 200 मील के फासले पर है। उसका हर कमरा साउंड प्रूफ है। अभी मरीना के 3 कैदियों को अगवा ना करना। जरा देखो हालात कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। फिर वह चौंक कर बोली, हाँ, मुझे ये बात खटक रही है कि 3 कैदियों के अगवा से मरीना का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम सब्र करें तो वह मजीद कैदी वहां लाएगी। उसे यह कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसके खुफिया अड्डे से वाकिफ हैं। वो अड्डा एक दिन हमारे बहुत काम आएगा। सोनिया, ये तुम्हारा बेटा सर फिरा है। अगर अब यह मरीना के पीछे लग जाता तो मैं मुतमईन होकर ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट को बेनकाब करने की कोशिश करता रहता और उनके टेलीपैथी जानने वालों का सुराग लगाता रहता। तुम पारस की फिक्र न करो, मैं उससे काम निकालना जानती हूँ। ये ब्लैक सीक्रेट बिल्कुल गोल्डन ब्रेन्स के अंदाज में आए हैं। ज़रा इनका जोग्राफिया मालूम करो और सलमान को मेरे पास भेजो। मैंने सलमान को भेज दिया। सोनिया ने कहा, पारस के पास जाओ और हमारे दरमियान गुफ्तगू का जरिया बन जाओ। मैं उससे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। पारस लिबास तब्दील करने के बाद कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। सलमान ने उसके पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, सिस्टर तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। क्या आप हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचाएंगे? हाँ, यही बात है। मम्मा से कह दे मैं हाजिर हूँ। सलमान ने सोनिया से कहा, पारस आपका मुंतजिर है। वो बोली, उसे कहो अपने पापा को परेशान न करे, वो जो चाहता है वो मुमकिन नहीं। सलमान ने वही अल्फाज पारस के दिमाग में दोहराई। पारस ने कहा, मेरी मम्मा से आज तक कोई बात नामुमकिन नहीं रही, फिर ये नामुमकिन कैसे हो सकता है? सलमान ने कहा, बेटे मैं उलझ गया हूँ, आखिर वो कौन सी बात है? अंकल, जो बात इंसाफ और मजहब की रूह से दुरुस्त हो उसे आप तस्लीम करेंगे? बेशक तस्लीम करूंगा, आखिर बात क्या है? पापा को मेरी मामा से पहले सोनिया मम्मा से निकाह पढ़वाना चाहिए था। उन्होंने गलती की, मामा से शादी की और मेरी मम्मा को नज़रअंदाज किया और आज तक नज़रअंदाज करते आ रही हैं। मम्मा मेरे पापा की मोहब्बत में उनकी बेरुखी और हरजाईपन को बर्दाश्त करती आ रही हैं, लेकिन जवान बेटा अपनी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा को मेरी मम्मा के साथ निकाह पढ़वाना होगा, वरना मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। बेटे तुम बरसों बाद ऐसा कह रहे हो, मगर सच कह रहे हो। बरसों बाद इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी मामा की तन्हाई को देखते देखते मेरा ज़मीर मुलामत करने लगा है। फिर ये मुस्तकबिल की एक हकीकत है कि मेरी औलाद पूछेगी जिसे मैं मम्मा कहता हूँ उसका मेरे बाप से क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है तो वो मनकूहा क्यों नहीं है? सलमान ने कहा, वाह बेटे शाबाश, जो बात कई बार मेरे दिल में पैदा हुई वह तुमने ज़ुबान से कह दी। मैं सिस्टर की अजमत और फरहाद भाई की बुजुर्गी के बायस ये कह ना सका। अब तुम्हारे हवाले से अपनी सिस्टर के लिए फ़ाइट करूंगा। सुल्ताना सलमान के साथ चुपचाप पारस के दिमाग में पहुंची हुई थी। उसने ये बात सुनकर कहा, आप पारस की बातों में आ गई। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो मेरी बहन लैला पर सौकन लाने की बात कर रहे? सलमान ने कहा, तुम्हारी लैला भी रसवंती पर सौकन बनकर आई है। उस वक्त तुमने एतराज़ नहीं किया था। जो बात हो गई सो हो गई। सिस्टर सोनिया ने खुद अपनी शादी के वक्त रसवंती बहन के सौकन बनने से इनकार किया था। आप वक्त ज़ाय कर रहे हैं, वो लैला की भी सौकन बनने से इनकार करेंगी। जब तुम्हें यकीन है कि सिस्टर इनकार करेंगी तो परेशान क्यों होती हो? इन माँ बेटे को आपस में फैसला करने दो। फैसला तो हो गया समझो। पारस के मुंह से कोई बात निकले तो सिस्टर सोनिया आंख बंद करके कबूल कर लेती हैं। फरहाद भाई का फर्ज था कि रसवंती बहन से भी पहले वो सिस्टर सोनिया से शादी करते। तुम औरत हो, अपने सीने पर हाथ रखकर कहो,
जिस सिस्टर के सामने हम अकीदत से सर झुकाते हैं कि उनसे आज तक नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, क्या वो पत्थर की देवी हैं जिसके सीने में दिल और जज्बात और एहसासात नहीं? हमारी अकीदत बेमायनी है क्योंकि हमने महज उनकी इज्जत की, उनके जज्बात को नहीं समझा। वो कोई जवाब न दे सकी, लेकिन उसके चेहरे से पता चल गया कि एक औरत दूसरी औरत की पूजा तो कर सकती है, लेकिन उसे अपनी या अपनी बहन की सौकन बनाना पसंद नहीं करती। सलमान सोनिया के पास है, उसे पारस की बातें लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाने के बाद कहा, सिस्टर, ये बातें बरसों से मेरे अंदर गूंज रही हैं, लेकिन आप और फरहाद साहब से इतनी अकीदत है कि ज़ुबान खोलने की जुर्रत न कर सका। पारस ज़िद्दी और गुस्ताख नहीं है। हमारी दुनिया में जब भी किसी ने सच कहे वो गुस्ताख और बेअदब कहलाया। सोनिया ने कहा, मुझे अपने बेटे की जिद और सच्चाई पर फख्र है। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक बच्चा है जो अपनी माँ के अंदर के कर्ब को समझता है और अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर फरहाद भाई से निकाह पढ़वाना कौन सा प्रॉब्लम है? आप इसे नामुमकिन क्यों कहती हैं? सलमान, ज़रा सोचो, मेरी उम्र क्या हो गई है? मैं जवान नजर आती हूँ मगर जवान नहीं हूँ। फरहाद को इस उम्र में एक शादी करते हुए झिझक नहीं हुई। वो मर्द है और ढीठ है, मगर मैं नहीं हूँ। औरत अपने जायज़ हकूक़ मांगती है, लेकिन शर्म का तकाजा है कि मैं इस उम्र में निकाह पढ़वाने का तमाशा न करूँ। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन पारस की एक बात आपकी तमाम बातों पर भारी है, और वो ये कि उसे अपने माँ बाप के अमाल का हिसाब अपनी औलाद को देना है। अगर निकाह हो जाए तो औलाद का हिसाब देना आसान हो जाएगा। सोनिया को चुप लग गई। वो जो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी, बेटे की एक बात के सामने लाजवाब हो गई। वो पोते पोतियां जो अभी पारस से नहीं हुए थे मगर होने वाले थे, उन मासूमों के सामने वो बेरिश्ता नहीं रहना चाहती थी। वह गहरी सांस लेकर बोली, पारस से बोलो, वो दुरुस्त कहता है, मगर उसे दुरुस्त बात मनवाने के लिए एक बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। सलमान ने पारस को आजमाइश की बात बताई। बोला, मम्मा बहुत चालाक हैं, वो मुझे हातम ताई की तरह 7 सवालों के जवाब मालूम करने में लगा देंगी। इस तरह उनके साथ मेरी उम्र भी गुजर जाएगी। उनसे कह दें, मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त पूरी हो जाए तो मैं सारी उम्र उनकी पेश करदा आजमाइशों से गुजरता रहूंगा। सोनिया ने यह सुनकर कहा, वो यकीनन यही कहेगा कि पहले मैं निकाह पढ़वा लूं। पारस ने कहा, हाँ, पता नहीं आजमाइशों से गुजरने में कितना वक्त लग जाए, लिहाजा पहले निकाह पढ़वाया जाए। सोनिया ने कहा, मैं बेटे की ये बात भी मान लूंगी, उसकी तशफ़ी के लिए सिर्फ निकाह पढ़वा लूंगी, लेकिन पारस जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं करेगा मैं फरहाद के सामने नहीं आऊंगी और ना ही शरीक हयात के फ़राइज़ अंजाम दूंगी। पारस ने कहा, मुझे मंजूर है, मम्मा अपनी शर्त बयान करें। वो बोली, पारस मरीना को अपनी तरफ माल करे। मैं जानती हूँ वो पारस की दीवानी है, लेकिन सिर्फ दीवानगी से बात नहीं बनती। जिस दिन मरीना इस्लाम कबूल करके मेरी बहू बनेगी, मैं फरहाद की सही मानों में शरीक हयात बन जाऊंगी। सलमान ने कहा, सिस्टर, मरीना कट्टर ईसाई है, अपने मुल्क और अपनी कौम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो जज्बात में पारस की दीवानी हो सकती है, लेकिन मजहब और कौमियत कभी नहीं बदलेगी, ये नामुमकिन है। मैंने पहले ही कहा था कि पारस जो जिद मनवाना चाहता है वो नामुमकिन नहीं है। जब सलमान ने पारस को बताया तो वो बोला, मम्मा ने वाकई कड़ी शर्त लगाई है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी नामुमकिन काम को करते हुए ज़िंदगी गुजार दे, मगर मेरी माँ सोनिया है, वो जानती हैं कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा और एक ही मसले में ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। सलमान ने पूछा, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मगर मम्मा के साथ पापा का निकाह कल तक हो जाना चाहिए, और यह निकाह ख्याल ख्वानी के जरिए जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी पढ़ाएंगे। मामला तय हो गई। सुल्ताना के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने सलमान से कहा, आपका कलेजा ठंडा हो गया? मेरी बहन पर सौकन ला रहे हैं। वो बोला, बात बहन की ना करो, हक और इंसाफ की करो। हक और इंसाफ के लिए क्या लैला का गला काटना ज़रूरी है? तुम अच्छी तरह समझते हो कि सिस्टर रवायती सौकन नहीं बनेंगी। क्या इस रिश्ते की बात होती तुम सिस्टर की तमाम खूबियों को और अजमतों को भूल गई हो? वो अपनी बहन लैला के पास आई, उसे सारी रुदात सुनाई। लैला ने कहा, मैं तुमसे पहले जानती हूँ, जाने क्यों पारस मेरा दुश्मन बन गया है। सलमान ने कहा, सिर्फ बात है तुम उसकी माँ रसवंती पर सौकन बनकर आई हो, अब वो इंतकाम ले रहे, तुम पर सौकन ला रहे। लैला ने मुझसे कहा, आपने कहा था मेरे बाद किसी से भी निकाह नहीं पढ़वाएंगे। हाँ, मैं अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ। आप कायम नहीं रहेंगे। पारस और सोनिया के सामने आपकी एक नहीं चलेगी। पता है सोनिया निकाह पढ़वाने के लिए राज़ी हो गई है। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। मैं ऊपर से शदीद हैरत जाहिर कर रहा था, मगर अंदर से दिल धड़क रहा था। सोनिया को मेरी ज़िंदगी में एक ज़माना बीत गया था, अब कि वो शरण मेरी बनकर आएगी। अब मैं एक धारी तलवार हूँ, वो आकर मुझे 2 धारी तलवार बना देगी। 22 बरस बाद वो हो रहा था जो नहीं होना था। ये मौजज़ा ही था कि 22 बरस बाद बिछड़ी हुई जवानी लौट कर आ रही थी। लैला मुझे देख रही थी, मेरे चेहरे से कुछ समझना चाहती थी। मैंने कहा, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। सोनिया के पास चलो, मुझे यकीन नहीं है कि वो शादी करेगी। हम सोनिया के पास है। उसने पूछा, क्या सलमान ने नहीं बताया कि मैंने पारस के सामने कितनी बड़ी शर्त रखी है? लैला ने कहा, पारस नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सोनिया ने पूछा, यानी पारस मरीना को मुसलमान ना बनाए, वो उसकी शरीक हयात ना बने, ताकि मैं फरहाद की मनकूहा ना बन सकूं? लैला ने कहा, नहीं, मुझे आप पर एतराज़ नहीं है। आप तो हमारे लिए मोहतरम हैं। आप कल नहीं आज ही मेरी सौकन बन जाएं। ये तो ऐसी खुशी की बात है कि मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सोनिया ने कहा, फरहाद कल सुबह 9 बजे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी हमारा निकाह पढ़ाएंगे।
सुबह तैयार रहो, ये निकाह ख्याल ख्वानी के जरिए होगा। मैंने कहा, लेकिन उस शर्त का क्या होगा जिसका पारस पाबंद है? पहले वो मरीना को हमारी बहू बनाएगा। जब तक वो हमारी बहू नहीं बनेगी तब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और इस दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। फिलहाल हमारा सिर्फ निकाह पढ़ाया जाएगा। मैंने तायद की, ये निहायत माकूल बात है। दिमागी तौर पर हाजिर हुआ तो लैला रो रही थी। उसके दिमाग में सुल्ताना भी रो रो कर कह रही थी। इसी दिन के लिए मैंने समझाया था, फरहाद भाई से दिल न लगाओ, शादी न करो, मगर तुमने मेरी नहीं मानी। लैला ने आंसू पहुंचते हुए कहा, मेरे फरहाद का कोई कसूर नहीं, सब मिलकर उन्हें फांस रहे हैं। तुम्हारे मियाँ सलमान भी साजिश में शरीक हैं। सलमान ने कहा, मुझे इल्ज़ाम ना दो, मैं इंसाफ की बात करूं। अगर ये इंसाफ नहीं है तो कल जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी इनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर उन्होंने निकाह पढ़ा दिया तो फिर तुम बहनों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वह दोनों खामोश रहीं। बाबा साहब के इदारे के सबसे बड़े आलिम और बुजुर्ग के सामने वो एतराज़ नहीं कर सकती थी।